बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और इस मौके पर ज़ाहिर बात है जो सारी गुफ्तगू है या सारी जो डिस्कशंस हैं वो खाने से मुतल्लिक होती हैं कि आपने कुर्बानी कर दी, उसके बाद आपने कितना खाना खाया। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि हम इस हवाले से कम बात करें और जो मेरे मेहमान हैं उनकी ज़िंदगियों के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो, आप जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया है उसके हवाले से बात हो और बड़ी लाइट हार्टेड गुफ्तगू हो। सियासत पर बात हम तंज़ो मज़ाक के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ज़रा अच्छी लाइवली गुफ्तगू हो जिससे जो माहौल है टेंशन का, आपको अंदाज़ा ही है अगर आप टेलीविज़न देखते हैं कि किस कदर ज़्यादा है। तो इस ईद के मौके पर मैं चाहता हूँ कि हम उस टेंशन को ज़रा ईज़ करें, ज़रा आसान गुफ्तगू करें या कुछ ऐसे वाक़यात मैं अपने मेहमानों से पूछ पाऊँ अगर कि जो उनकी ज़िंदगी के अंदर रिफ़्लेक्ट करते हैं और उनका इम्प्रिंट मौजूद है। और आज अगर वो अपने फैमिलीज़ के साथ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब ईद का मौका आता है तो वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं इतना बता दूं कि जो आज मेरे मेहमान मौजूद हैं उनकी पर्सनैलिटी की अपनी अपनी जहतें हैं। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक काम नहीं किया, बल्कि एक तो बहुत बड़े स्टार हैं खेल के हवाले से, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी का एक नया फेसेट डिस्क्राइब किया है, इनफैक्ट डिस्कवर किया है और वो अभी रिसेंटली हमारे सामने आया है एंड आई एम श्योर ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि ये उन्होंने कैसे डिस्कवर किया। तो आज प्रोग्राम के अंदर मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले जनाब सोहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब वड़ाइद साहब का तारुफ़ कराने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। एक तो वैसे ही मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं और इनकी जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ सहाफ़त से नहीं जुड़ी हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि अरसा दराज से कर रहे हैं और करते वक्त कई ऐसी सख्त सवालात इतने आराम से कर देते हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाता है और जिस बेचारे से की जाते हैं पता नहीं उसका क्या हाल होता होगा। वड़ाइद साहब बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक, आप तशरीफ़ लाए। नीलम बशीर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, शायरा हैं, अदीब हैं, बेशुमार किताबें हैं उनकी और उनकी मज़ाहिया शायरी जो है वो हम हमेशा उसके फ़ैन भी रहे हैं, सुनते भी हैं और आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस प्रोग्राम के अंदर ज़रूर बताएं। और इनकी पर्सनालिटी के बहुत से फैसेट हैं, मैं चाहूँगा कि वो हम एज़ वी डिस्कस फर्दर तो वो आपके साथ शेयर होंगे। जनाब जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। इफ़ यू आर अ 90s किड तो आपको पता होगा कि जो पीक था किसी ने अपनी पॉपुलैरिटी का एंजॉय किया वो जवाद साहब ने किया। इन्होंने भी अपनी उस पॉपुलैरिटी को मैं कहूँगा ट्रांसलेट किया सियासत के अंदर। अब पता नहीं उसका इम्पैक्ट कैसा आया है, लेकिन बहुत से लोगों को इनकी जो राय है उससे एतराज़ भी होता है, बड़ा सख्त कई दफ़ा इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो होता है, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और आज भी माशाल्लाह इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और जनाब वहाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द क्रिकेटिंग स्टार। बट अब वो पता नहीं मैं ये कह सकता हूँ या नहीं कह सकता कि तुसी सियासत में आ गए हो या नहीं, या पता नहीं क्यों अभी भी निगरान है। बट आम तौर पर निगरान हुकूमतों में वज़ीर खेल कोई नहीं होता, लेकिन वहाब रियाज साहब को पंजाब की निगरान हुकूमत के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और खेल की वजारत इनके पास है। ये पूछेंगे हम आपसे एज़ वी कंटिन्यू कि ये आपने कैसे डिस्कवर किया। आपको किसी ने ज़बरदस्ती, मोहसिन नकवी साहब ने आपको कहा कि भाई और कोई आए ना आए आपने ज़रूर आना है, तो ज़रा इस पर ज़रूर बात करेंगे। और आई एम श्योर यू हैव ऑल ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। तो राइट साहब, सबसे पहले एक जो टिपिकल लोग सवाल पूछना चाहते हैं ना तमाम मशहूर लोगों से, आप सबसे, वो ये है कि आई नो इट्स क्लीशे बट कि ईद आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ईद कुर्बानी होती है, कैसे होता है। सो अगर बग़ैर इसको हम वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया, आप बताएं कि रूटीन क्या होता है नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट योर डे। मतलब यार मुझे पता है आप अर्ली राइजर हैं। जी, मुझे सच्ची बात यह है कि बड़ा एतराज़ है कि हमारे यहाँ जो त्यौहार हैं वो बड़े बोर होते हैं। अच्छा। और हम ईद पे सिवाय खाने के और कुछ नहीं, और मिलने के कुछ नहीं करते। हाँ। तो होना ये चाहिए, जो इस तरह क्रिसमस मनाते हैं बड़ा सेलिब्रेट होता है। पहले जो क्रिसमस ट्री होता है, पहले किसी ज़माने में झूले हमारे यहाँ होते थे, बाज़ार लगते थे, मेले लगते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमें चाहिए कि ईद के त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि या लोग सोए रहते हैं तो या ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं। मतलब सुन्नत इब्राहिमी के अलावा भी सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि त्यौहार ही कम है हमारे यहाँ। तो हम मौत को सेलिब्रेट करते हैं
और खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते। हमारा ये भी प्रॉब्लम है ना कि हमारे फैमिली मसाइल इतने ज़्यादा कि आधी ख़ानदान तो रुस्सा हुआ होता है फलाने नो फलाना है, वो भी हम नहीं करते, याद हमें तब आती है। वैसे भी हम जो गम के इवेंट्स है ना, उनको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जी जी, मतलब देखे ही नहीं ख़त्म होती, कहना नहीं चाहिए लेकिन देखे ही नहीं ख़त्म होती, बल्कि किसी के घर खुदा न खास्ता फौत की हो रही है तो पहले रोटी की टेंशन पड़ जाती है, मेहमान आ रहे रोटी खुआनी है। बट चलिए ज़रा गुफ्तगू इस बारे में, बट आपका रूटीन है क्या बड़ा? सब कुर्बानी वाले दिन तो ज़ाहिर है सुबह कुर्बानी है, ठीक है। कुर्बानी के बाद फिर मैं चूँकि अब घर में बड़ा हूँ, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो दुनिया से चले गए, तो मेरे कज़न्स घर पे ही आ जाते हैं और हम खाना दोपहर का, मेरी बहन मेरे कज़न सारे आ जाते हैं, तो हम इकट्ठे खाना खाते हैं। बेगम साहबा को ईद शीद देते हैं आप सुबह उठ के? बेगम साहबा मुझे देती है कि ये दो सबको ईद दे दो। अच्छा, सारे पैसे ही उसके पास होते हैं। होम मिनिस्ट्री के पास पैसे होते हैं? पैसे उसी के पास। तुम्हारे को कुछ नहीं होता? मेरे को कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं तो मांगता हूँ इतने पैसे दे दो, वो कहती है क्या करने। अच्छा, ये पूछा जाता है आपसे क्या करने? क्या करने, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, ऑडिट होता है? ऑडिट होता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था मैं अकेला ही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल होता है। अच्छा नईम साहब, आप फरमाइएगा, ये नेचुरली एक ऐसे घराने में जहाँ नेचुरली लोग कहते हैं जहाँ इतनी डेप्थ हो सोच की, जहाँ अदीब मौजूद हों, जहाँ शायर मौजूद हों, जहाँ फ़नकार मौजूद हों, तो बहुत ज़्यादा क्या अलाउ मी टू से कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ जाती है त्यौहार मनाने में, या इट्स जस्ट नॉर्मल? ऐसा वक्त था कि सब इकट्ठे होते थे और खुशियाँ भी मनाते थे, और आपको पता है जिस तरह की फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे अब्बा अदीब थे, मौसीकी का बहुत आला ज़ौक़ रखते थे और हम सब बड़े शौकीन हैं म्यूज़िक के। जी जी। तो हमारे यहाँ तो होता था, अब तो बहरहाल नहीं होता क्योंकि सब चले गए। हम लोग बहनें माशाल्लाह 4 थीं, अब 3 रह गई हैं। हम लोग इस वाकई सेलिब्रेट करते थे और हम लोग डांस ज़रूर करते थे। अच्छा, हाँ, डांस पार्टी जरूरी है ईद पे। यस, व्हाई नॉट। अच्छा। हम लोग हर वक्त डांस करते थे, हर वक्त, किसी भी मौके पे। बल्कि मैं रस्मा एक दिन बात करते, मैंने कहा याद है हम कितना डांस करते थे। अब वो वक्त नहीं रहा ना, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, कोई बाहर चले गए, माँ बाप हमारे चले गए, तो वो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोग जानबूझ के, ख़ासतौर पर अस्मा को क्रेडिट जाता है कि वो कहती थी कि कोई भी ईद है या फंक्शन है, डांस ज़रूर करना है, जस्ट टू ब्रिंग कलर टू द यंग जनरेशन है आपकी, आगे बच्चे जो है, इनको नहीं आप कहते ये करते हैं? बड़े बोर बच्चे हैं आजकल के। कि मोबाइल शैली चलता रहता है आजकल के बच्चों में, वो बात नहीं है, सच बात। हम लोग, मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि हम लोग प्रिविलेज थे कि हमारा जो है जन्म ऐसे ख़ानदान में हुआ जहाँ के अदब और मौसीकी और इन अच्छी चीज़ों की बड़ी वैल्यू थी, और क्रेडिट गोज़ टू आवर फादर। सच्ची बात है, क्योंकि बाप चाहे तो घर में सब कुछ हो सकता है। तो अब्बा इस तरह वो खुश होते थे, चाहे 2 रुपए भी ईदी दें तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाया करते थे। वो क्योंकि पैसे वाले आदमी तो थे नहीं, और हमारे घर सच्ची बात है बकरे वकरे भी नहीं होते थे क्योंकि उनके पास भी नहीं थे पैसे। तो बस इंतजार जरूर करते थे कि कित्थों कलेजी आई है, कित्थों पावे आ रहे हैं, ये ज़रूर था। और अम्मी को चल पून कलेजी पून फटाफट। अच्छा। इंतजार बड़ा था। अच्छा, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद? लाइक खास तौर पर जब कुर्बानी वाली ईद है तो नेचुरल बात है, ठीक है, कुर्बानी करनी है, बट आप डू यू प्लान के भाई यार नींद पूरी करनी है या नहीं? यू लाइक टू गो आउट एंड मीट पीपल? असल में ना, मैं वैसे भी अली राइजर नहीं हूँ। नहीं है, सुहेल साहब है ना, ठीक कि ये तो है ना, सुहेल साहब इतनी जल्दी उठते हैं कि 12 बजे उन्हें फिर नींद आ जाती है। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में, मुझे याद है, मैं यूटी लाहौर में जब पढ़ रहा था तो मैं उठता था जब तो एक पीरियड गुजर गया होता था। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त भी, क्योंकि मैं बैंड नहीं प्ले करता था जुपिटर्स में। ठीक। जवाद साहब से मेरी उस जमाने से शनासाई है। बिल्कुल, जुपिटर्स में थे। बिल्कुल उस जमाने में हम मिलते थे। जी। तो ये रात को जागते थे। रात को जागते। वो लीड वोकलिस्ट था मैं। ठीक। तो मैं तो आप समझे कि मैंने जब अपना सोलो करियर स्टार्ट किया ना, अपने वालिद साहब से कहा कि यार मुझे ये करने दें। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली थी उस वक्त। ठीक। तो वालिद साहब ने कर ली थी या हो गई थी? नहीं, बहुत मुश्किल से हुई थी। मैंने तो 2.5 साल 3 साल लेट की थी। मेरे दोस्त पहले चले गए। मतलब सही मानों में जैसे उन्होंने कहा रो पिट के की। हाँ जी, बहुत मतलब आराम से मतलब तसल्ली से की, टेंशन नहीं। लेकिन मैंने फर्स्ट डिवीजन में की थी। अच्छा, की फर्स्ट डिवीजन में? नहीं, इतने अरसे तो बात करो तो फिर भी फर्स्ट डिवीजन नहीं, वो पेपर्स देते नहीं थे। वालिद साहब प्रोफेसर हाँ, बिल्कुल। मेरे वालिदैन दोनों प्रोफेसर थे, ठीक, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो घर का माहौल तो था ना पढ़ाई वाला।
मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, मेरे छोटा भाई आर्किटेक्ट था, सबसे छोटा डॉक्टर था, बहन एमएससी इकोनॉमिक्स थी। तो मतलब सारे जो था अब्बू कहते थे यार गैरतमंदी का तकाजा ये है कि प्रोफेसरों की औलाद हो तो पढ़ लिख लो। हाँ तो वो हम पढ़ लिख लेते थे। लेकिन मैं बता आपको ये रहा था कि मैं उस वक्त से ना क्योंकि रात को 2-2 बजे, आपको पता है उस जमाने में हर किस्म के शोज करते थे। हाँ। जब मैंने सोलो करियर स्टार्ट किया, मैं 23 साल हो गए हैं, मैंने कोई प्राइवेट शो नहीं किया आज तक, 23 साल। अच्छा। मुझे कोई 20 लाख रुपया भी देना, 50 लाख भी दे तो मैं नहीं करता। अच्छा। मतलब मैंने प्राइवेट शो नहीं करता। उसकी वजह थी कि मैंने सोचा था सियासत में जाना है, अब जाके किसी MA की बेटी की शादी में जाके गाना गाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल एक्चुअली यही बात। ये पीछे यही रीजन एंड यू ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। बिल्कुल। मैं घर में इस तरह का माहौल था। ईद आपकी यानी कि 12 बजे के बाद समझे शुरू होती है? नहीं जी, अब ईद वाले दिन मैं उठ जाता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ईद वाले दिन आप उठ जाते हैं? उस दिन मैं उठ जाता हूँ। अच्छा। और मैं इसलिए उठ जाता हूँ क्योंकि घर में अब मेरे जो वालिद साहब की बहनें हैं, मेरी फुफ्फियाँ हैं, अब बहुत सारे तो लोग फौत हो गए हैं। आपको पता है मेरे वालिद साहब की अपनी उम्र 86 ईयर्स है माशाल्लाह। तो वो कुछ जो हैं वो आ जाते हैं ना, उन्होंने तो अपने टाइम पे आना होता है। हाँ। तो फिर हम उड़ जाते हैं और उनके साथ गपशप मारते हैं। लेकिन जो मौसीकी वाला मामला है जो ये कह रही हैं, वो हमारे घर में जो शादियाँ होती थी ना, उससे बाकायदा सेलिब्रेशन होती थी। सब लोग गाते थे, सब लोग बजाते थे, वो ढोलक, तमाम लोगों को जो है ये चीज़। और हालांकि सारे प्रोफेशनल्स से मेरी ज़्यादातर फुफ्फियाँ जो थी प्रोफेसर्स थी सारी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जिन घरों में ये चीज़ होती है ना, वो पाकिस्तान को शायद एनलाइटनमेंट की जो फेज़ है ना, उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो पढ़े लिखे घरानों के ये मसाइल फिर नहीं होते कि फलाना रुस्से है पहले उन्होंने बनाओ, फलानी फूफी नाराज है उन्होंने बनाओ। ये आम तौर पे तो शादियों में ये टेंशन होती है ना, फलाना रुस्से होते घर जाना है, फलाने मैंने फलाने वक्त जो है रुस्सा है। ऐसे कितनी अच्छी बात है, काश जिंदगी इतनी आसान हो जाए। कुछ लोग नहीं मान रहे, 100 साल हो गए तो ना मानो। हाँ नहीं, हमारे तो मसला ये है कि हमारे खानदानों में तो जब शादियां आती हैं उसी वक्त तो अगला आपको वो करता है, ब्लैकमेल करता है। कहते हैं भाई वो अगर वो नहीं समझ रहा तो क्या करें हम। हाँ ऐसी इट्स नॉट राइट। हाँ साहब, तुसी वैसे पूछना तो बड़ा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ है। आई हैव अ लॉट टू आस्क यू, बट ईद कैसे, जाहिर बात है शादी के बाद तो बंदे की ईद वैसी हो जाती है, स्टैंड अप सिट डाउन, है जी? नहीं, मुझे थोड़ा सा शायद ये एडवांटेज रहा है कि क्योंकि थ्रू आउट आप कैरियर में खेलते रहे हैं, मुझे जो मेरी लास्ट 2-3 ईदें हैं वो प्रोबेबली मैंने घर पे गुजारी हैं, उसके अलावा फैमिली के साथ। अदरवाइज हम लोग ऑन टूर्स मोस्टली रहे हैं क्योंकि नेशनल ड्यूटी होती थी। लेकिन अब अच्छा लगता है ज़रा, बिकॉज मेरे वाले साहब की डेथ के बाद आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बड़े हैं? हाँ मैं बड़ा हूँ, तो वो फिर मुझे सारी चीज़ें जब करनी होती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो मेरे पे आ जाती है। अच्छी चीज़ है कि जो छोटा भाई है वो इन सपोर्ट मेरे साथ खड़ा होता है। उस बेचारे को मैंने लाइन हाजिर किया होता है कि तुमने ये काम करना है बिकॉज आई एम अवे, और ये सारा मतलब बकरा भी अभी भी वही बकरे ले मतलब बकरे भी वही लेकर आया। और अभी क्या कहते हैं कुर्बानी वाले दिन भी उसी को आगे करता हूँ कि यार बस मैं सुबह जाके कुर्बानी करवा के वहाँ पे बैठ जाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर बाद सो जाता हूँ, जिससे सारे कह रहे हैं। You sleep, right? हाँ, तो I take my sleep at that time। नहीं, सुबह मतलब बेगम साहबा से मिलते हैं, उन्हें ईद देते हैं आप या? ईद ऑब्वियसली देता हूँ, अब मैं बड़ा हूँ तो फिर वो सबको ईद देनी पड़ती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप सुबह आपके पैसे आपके पास है कि उनके पास नहीं है? नहीं, वो मैंने नहीं रखे हुए उसके पास। अच्छा, वेरी गुड। उसके पास सिर्फ कार्ड है, मुझे बिल आता है। वैसे तो देखे अच्छा वो आपने कहा जबरदस्त, ठीक। वैसे वो भी ठीक है, मतलब ठीक, इंडिपेंडेंस है ना जी? इंडिपेंडेंस बिल्कुल जी, वो मुझे तांगी नहीं करे, उसके पास कार्ड है बस। मुझे जब मुझे कोई झटका लगता तो मुझे समझ आ जाती है कि झटका लग गया। तो झटके के बाद आपके एहसास क्या होते हैं? मतलब आप थोड़ी देर उस बिल को देखते रहते हैं या उस मैसेज को देखते रहते हैं जो आता है? ये बात शो में करनी तो नहीं चाहिए लेकिन कर देते हैं ईद के हवाले से। तो मैं ना अपनी वाइफ को जब भी किसी भी टूर्स पे जाना ये वो, तो मैंने उसको पैसे वगैरह दे देना बाहर के, ये रखो ना। तो जब उसने आना ना, उससे मुझे आके 2 दिन बाद कहना कि मैंने आपको पैसे और चाहिए ना, तो मैंने उसकी तरफ एक दफ़ा देखना। फिर मैंने कहा यार मैंने तो तुम्हें इतनी अमाउंट के पैसे दिए थे, वो लगे कहाँ हैं? कहती है वो लगे कभी बच्चों के कपड़ों में, कभी खाना खाया, ये वो ऐसे वैसे। मैंने कहा यार ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, गए किधर, मतलब लिया क्या तुमने? लिया क्या? उसके बाद ना उसने जब मेरे से नेक्स्ट टाइम पैसे लेना, उसके बाद उसने ना 1-1 रुपए की रसीद अपने पास रखी। उसने कहा नेक्स्ट टाइम पूछोगे ना ये रसीदें पकड़ लो। एक होता है रसीद रखनी, एक होता है रसीद मुंह तुम्हारी। तो वो ना रसीदें लेके ना मेरे सामने रख देती है
कि ये अब देख ले ये हुआ। वो बड़ी अखीर रिजेंटमेंट होती है खवातीन की, बहुत साहब चाहिए ना ले लो। हाँ जी, लेकिन वो लगता बुरा जरूर है उस वक्त कि यार ये तो बेइज्जती सी हो रही है, लेकिन बाद में मैं कहता हूँ नहीं ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, अरे ये काम वैसे जारी है अभी भी कि आप मतलब बेगम साहबा को आपको वो कहेंगे चलिए आपने इतने पैसे दिए थे, ये इधर लग गए? नहीं, मतलब उसके पास एक कार्ड है, वो कहती है कि मुझे आपसे पैसे मांगना पसंद नहीं है, तो उसने मेरे बैंक अकाउंट का एक कार्ड जो वो क्रिएट किया हुआ है, वो मैंने कहा कि जब भी वो कहीं पे जाती है मैंने आज ये कर दिया वो कर दिया, मैं कहता हूँ जी हाँ ठीक है, और उसको क्या कह सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप खुद शादीशुदा, आपने अभी वाकया सुनाया था कि आपसे पूछ लिया था तो देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी शादीशुदा आदमी को नहीं पूछने चाहिए अपनी बेगम से, ठीक है, वो गलत सवाल है, वो कहते हैं ना। और मैंने कहीं सुना था देयर कांट बी अ राइट आंसर टू अ रॉन्ग क्वेश्चन, तो वो उसका सही जवाब ना मिले, इससे बेहतर होता है कि आप अपनी इज्जत अपने पास रखें, और खास तौर पे शादीशुदा आदमी को ये सवाल पूछने ही चाहिए, तो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। तो वो बस इसी तरीके से अम्मी से मुलाकात होती है, फिर वालिद साहब हैं वो फौत हो चुके हैं, उनकी कब्र पे जाना होता है, उसके बाद वहाँ से होकर फिर आप जो कुर्बानी करवाते हैं, फिर कुर्बानी का गोश्त बांटना, फिर मेहमान आ जाने कोई आपकी तरफ, नाश्ता हमारी तरफ होता है मोस्टली, क्योंकि अम्मी ज़रा पायश आए और वो कलेजियाँ बना देती हैं, तो फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, फिर हम उधर से कंटिन्यू करते हैं। लाइक अ मैसिव मीट ईटर के भी खाना है मतलब? नॉट रियली, मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, हाँ, मतलब जो 3 दिन है रेड मीट नहीं खाते आप? नहीं, मुझे वैसे एक शुरू से आदत नहीं है, मतलब मैं वैसे आई लव मतलब गोश्त वगैरह हो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप कुर्बानी का मैं नहीं खाता। आई डोंट नो गिविंग अवे। हाँ, वो आई फेल्ट लाइक दैट वे कि उन लोगों के लिए ये तो। आर यू मीट ईटर सर? मतलब अखीर मैसिव मीट ईटर? पंजाबी तो सारे ही होते हैं, सारे ही होते हैं, जब तक अपना बेड़ा ना गर्क करा। हाँ, जब तक हम लोग ना करा ले ऐसे ही। मेरा नहीं ख्याल बेड़ा गर्क होता नहीं, बट यू हैव केप्ट मेंटेन्ड योरसेल्फ ना। अब तो आपको पता है जो नई रिसर्च है वो कहती है कि गोश्त खाना, दही खाना, फिर हाँ जी हाई प्रोटीन डाइट वो अच्छी है, बल्कि आपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स और ऑयल उससे कम लें आप। हाँ, ये जो गोश्त है इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते थे। हाँ, बीफ है, हाँ बीफ थोड़ा सा भी आपको। अच्छा, आपको मुझे पता है आपका माशाल्लाह दस्तरखान बड़ा मशहूर है, और मैं इंतजार ही करता रहा कि किसी दिन मुझे भी दावत आए, और तुसी ओ आले देती नहीं तुसी, फिर मैं गेट क्रैश ही कर रहा है किसी दिन, क्योंकि मुझे कई दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने बताया, मुझे जनाब आमिर मीर साहब ने बताया, सारे ने आपके माशाल्लाह दस्तरखान की बड़ी तारीफ़ की है, तो वो तो हुण मैनू टीट हो के आप ही आना पड़ेगा। लेकिन आपका माशाल्लाह आपको शौक है, यू इंजॉय फूड, यू सेलिब्रेट फूड, तो अभी को एहतियात करते हैं पाकिस्तान में जी मुनीर साहब? खुशियां हैं कितनी, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, खाना ही हमारी एक एंटरटेनमेंट है, या गॉसिप, ठीक है। बिल्कुल, हमारे यहाँ ना कोई क्लब है, हमारे यहाँ ना कोई बार है, ना हमारे यहाँ कुछ ऐसा है। हमने तो इसी में सेलिब्रेट करना है, खाने में। तो खाने की जितनी क्वालिटी बढ़ा लें, वही डिशें हैं 4-5, देसी मुर्गी, चिकन, पुलाव, उसको जितना मर्जी रंग दे लें, जितना मर्जी मजेदार कर लें, बस ये एंड है हमारी अय्याशी का। अब आपको कोई रोक टोक है कहीं से कि यार भाई जरा ये हाथ हौला करना है खाने पे? ये डॉक्टरों की रोक टोक होती है और तो किसी की मैं भाभी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या भैया नहीं खाना? नहीं वो नहीं कहती, लेकिन अच्छा, डॉक्टर जो हैं वो समझाते रहते हैं, बीवी को भी समझाते हैं, ये कहते हैं खुदादा। हाँ, तकरीबन यही कहते हैं कि खुदादा ना जाए। लेकिन आपको वैसे क्या पसंद है खाने में? मतलब जैसे अब सच्ची तो बात ये है कि हर वो चीज़ जो बीमार करती है, हर वो चीज जिससे वजन बढ़ता है, अच्छा, वो पसंद है, पता नहीं क्यों। मतलब मीठा भी, गोश्त, पुलाव, वेरी गुड, मीठा, हर वो चीज जिससे वजन बढ़ता है, वो पता नहीं क्यों पसंद है। अच्छा, मजे का होता है ना, मजे का होता है। आपसे भी फर्क क्या लगा? बट आप जाहिर बात है एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्टार, एज अ क्रिकेटर, वो एक बिल्कुल दुनिया मुख्तलिफ है ना। आपने गवर्नमेंट मशीनरी अब देखी है, हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क? फ्रस्ट्रेशन हुई है देख के कि यार ये क्या है, या लगा है कि नहीं इधर ठीक है, इतने बुरे हालात नहीं है? देखिए, मुझे जो पीछे सब कुछ हुआ उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। अगर हम अपनी इस टेन्योर की बात करें, क्योंकि एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट जो हम लोग आए हैं, सो हमारा मोटिव बहुत क्लियर है कि हम लोगों ने लोगों को फैसिलिटेट किस तरीके से करना है। जो कुछ भी है, महंगाई है, चीज़ें हैं, अच्छा है, बुरा है, वो हमारे से पहले था। हमारा क्या रोल है, हम लोगों को उसके मोर फोकस है। और वैसे भी अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम साहब, हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, एक पैगाम बहुत क्लियर है हम सबको कि हम लोगों ने लोगों को फैसिलिटेट करना, हम लोगों ने कोशिश करना कि जो उनकी शिकायत हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने कैसे कट ऑफ करना है, कैसे हम लोगों को एक अच्छी और बेहतर लाइफ दे सकते हैं।
हालांकि हम लोग यहाँ पे एक कोई बड़े अरसे के लिए नहीं है, वी हैव अ वेरी लिमिटेड वन, बट उस लिमिटेड एक जो टाइम पीरियड है या टाइम स्पैन है उसमें हम कोशिश करेंगे हम लोगों को फैसिलिटेट करें। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं जी, बड़े खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं दोबारा कहूँगा आप बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त खाइए लेकिन अपने साथ ज़्यादती ना कीजिएगा, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ईद का मौका है, इसे सेलिब्रेट कीजिए। देखिए कितने अच्छे पैगामात सब ने दिए हैं कि सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए। सिर्फ खाना खुशी नहीं है। एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं अपने मेहमानों से कुछ बहुत से मेरे पास सवालात मौजूद हैं जो करूँगा, और आप यकीनी तौर पर भी इंजॉय करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फिर मैं आपको कहता हूँ ईद मुबारक। खूबसूरत लोग मेरे साथ मौजूद हैं और सवाल वैसे तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि खूबसूरत हों, लेकिन क्योंकि लोग इतने अच्छे हैं तो सवालात अब कुछ तरह उनका नौयत बदलनी चाहिए। बड़ा अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम्स का वैसे ही मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जनाब भी माशाल्लाह अलाउ मी टू से अगर मैं जान के मान पाऊँ कि आप बड़े हुस्न परस्त हैं, और आम तौर पर जब आप कई इंटरव्यूज़ करने जाते हैं और आपका एक ख़ास तरीका है, ख़ास तौर पर खूबसूरत ख़वातीन के भी इंटरव्यूज़ उनमें आते हैं, तो कौन सी ऐसी खूबसूरत खातून थी जिसका इंटरव्यू करने के आप गए, एक नशिस्त थी, और आपको इतनी उसकी खूबसूरती के सहर में आप मुब्तला हो गए कि आपको लगा कि यार ये तो मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंपोजर? नहीं, खैर जब प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं उस वक्त तो नहीं ऐसा होता, लेकिन आम जिंदगी में लोगों से डेफिनेटली मुतासर होते हैं। कशमाला तारक किसी ज़माने में बड़ी ग्रेसफुल और बड़ी माशाल्लाह गुड लुकिंग थी। इसी तरह हमारी जो मायरा खान और वो जो है क्या नाम है उनका इंटरव्यू भी किया ना, महविश हयात भी बहुत ही। तो ये तीन ख़वातीन जो हैं मेरा ख्याल पाकिस्तान में स्टैंड आउट करती हैं, महविश हयात, कशमाला तारक और मायरा खान। मतलब आप कह सकते हैं कि बहसियत, ठीक है, मैं वो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का आपको कि माशाल्लाह बड़े ज़हीन शख्सियत है, आपने उसके अंदर वो एक केविएट लगा दिया है प्रोफेशनल वाला, लेकिन मैं उनसे थोड़े को पूछते हैं कि मतलब बंदा कहता है कि यार पढ़ने जे पे आ गए हैं, कितने आ गए, मतलब इतनी खूबसूरत खातून है। नहीं, अब अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ा एक जो हुस्न है ये बंदे को कैप्टिवेट करता है। ये बंदा जो है मतलब यू फेल्ट कैप्टिवेटेड? डेफिनेटली। मैं तो मतलब मैं कसर अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, बड़ी नॉर्मल है कि हुस्न का आप पर अगर असर ना हो तो आज का मतलब है आपकी एस्थेटिक्स ही नहीं है। तो एस्थेटिक्स रखने वाला हर बंदा हुस्न से इम्प्रेस होता है। क्लासेस चाहिए आपसे। एक क्लासेस लाके तो करूँ करने जाऊंगा। देखिए ये एस्थेटिक्स का असूल है कि आप हुस्न से मुतासर हो। मतलब पढ़े लिखे अल्फाज के अंदर उन्होंने आपको कैसी ज़बरदस्त एक वो बता दी है ना। सर एक क्लासां तुसी सारे दो, लोग बहुत आ जाएंगे थोड़े। बल्कि कोई यूट्यूब चैनल बना लो कि महज़ब अंदाज के अंदर अगर आपने हुस्न को डिफाइन करना है तो वो वड़ाइद साहब बताएंगे, और हाउ डज अ मैन फील कैप्टिवेटेड बाय अ वुमन्स ग्रेस एंड वाइस वर्सा। हाँ बिल्कुल ऐसे। जाहिर बात है, आप बेशुमार लोगों से इंटरेक्ट किया, होता है कोई पर्सनैलिटी आपको बहुत अट्रैक्ट की हो कि यार ये बड़ा, नॉट ओनली द लुक्स बट द ग्रेस अ पर्सन कैरी। ग्रेस अच्छी लगती है बंदे में भी, और मेरा ख्याल है इन अ मैन बहुत अच्छी जो चीज़ औरत को लगती है उसकी काइंडनेस है, उसकी स्ट्रेंथ उसमें है। मर्द की काइंडनेस, ओ यस, उसकी कंसिडरेट होना, उसकी ख्याल रखना, औरतों को अच्छा लगता है ये। जो मर्द नहीं ना ख्याल रखते वो उनको अच्छा नहीं लगता। वैसे वड़ाइद साहब को मैंने देखा, इज वेरी काइंड। हाँ, तो अच्छी बात। दिस इज वन ऑफ द ही इज वेरी काइंड। पॉपुलर रहते हैं। नहीं, बड़े पॉपुलर है, कमाल है। हर जगह इनको खाना मिलता है। मैं पता नहीं कह सकता नहीं कि मतलब खूबसूरत अदाकार आए, वो इंटरव्यू बेडरूम से शुरू हो रहा होता है। मतलब और क्या हो रहा होता है। अच्छा, तो आप समझती हैं कि काइंडनेस ये औरतों को बड़ा अच्छा लगता है अगर आदमी उनका ख्याल रखें, काइंड हो, प्यार से बात करें, दे लाइक इट। हाँ, चाहे वो कैसी भी बूथी हो उसकी। बूथी मैटर नहीं करती, बूथी रेलेवेंट नहीं है। मतलब ये कि वो भी ठीक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नाइस है उसके साथ तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, मतलब काइंड बिहेवियर, काइंडनेस, ख्याल रखना, अपनी जगह छोड़ देना, बिठा देना, गाड़ी का शीशा खोल देना, बेसिक मैनर्स। औरतों को अच्छा लगता है ये, क्या है, इतना अच्छा है मतलब, क्योंकि अदरवाइज नहीं ना होते ऐसे।
रफ होते हैं, आप पे बैजा जितने आप पे बैजा जितने बैन। हाँ मैं नहीं बड़े बदतमीज लोग होंगे जो नहीं, आपको पता ही है नॉर्मली सम पीपल आर लाइक दैट, यू आर राइट, आप सही कह रही हैं, आप सही। लेकिन औरतें देखती हैं काइंडनेस को, काइंडनेस ये शिवलरी कहते हैं ना। हाँ शिवलरी, हाँ। अच्छा ये राधनी मुझे बताइएगा, आपने जाहिर बात है वो एक होता है ना स्टारडम आता है, ऐसे वो उसकी फिर वो स्पाइक ऐसे जाती है ना ऊपर, तो आई एम श्योर फैंस ये वो कोई ऐसा होता है कि कोई खातून ने किसी ने बड़ा ही इम्प्रेस किया हो, आपने अपना वो भी रखा हो कि यार मैं जवाद अहमद हूँ, पर आपने कहा यार कमाल ही खूबसूरत खातून थी। वही होगा बहुत ज्यादा असल में थी ना। अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए इंसान इतने ज्यादा होते हैं दुनिया में, अरबों लोग हैं। नहीं कोई ऐसा है जो याद रह गया और अभी भी इम्प्रिंट हो कि यार वो क्लास एक नहीं हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं, औरतें तो ऑफ कोर्स ऑपोजिट सेक्स है, तो अट्रैक्शन जमालियाती इस भी होती है, तो जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, तो वो तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि अट्रैक्शन तो पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी हुई है, और मैं तो पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता। मैंने एक्चुअली मुझे फ़ायदा क्या हुआ इसमें, और वो आप सबको शायद ना हुआ हो, मैं शायद इस महफिल में वाहिद आदमी। सानू तक किसी किस्म का नहीं हो। नहीं मैं आपको मैं फायदा बता रहा हूँ एक्सपोजर का। जो बड़ाई साहब ने फरमाया था उसके बाद अभी कॉम्प्लेक्स ही चलेगी। मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है जो सिंगर्स होते हैं ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनका क्राउड के साथ होता है। इवन क्रिकेटर्स के भी नहीं होता, क्योंकि क्रिकेटर्स ऑडियंस के अंदर नहीं जाते, ना उसे अट्रैक्शन करते हैं, वो तो अपनी गेम खेल रहे होते हैं ना। तो एक्टर भी नहीं करते, शायर अदीब जर्नलिस्ट भी नहीं करते। हमारा जो होता है ना, आपने एक पूरे क्राउड को एंटरटेन करना होता है, आपने उनके साथ एक एंगेज करना, इंटरेक्शन होती है आपकी पूरी। तो आपको इतने ज्यादा लोग बैक ऑफ द स्टेज और अपने सामने भी वो आपको मिलते हैं, और आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं कि आपको इंसान बहुत बड़ी तादाद में समझना आप समझना शुरू कर देते हैं इंसान को। तो मुझे लगता है ये फायदा होता है, और ये मुझे हुआ है, ये आपको हुआ है। और मैंने बहुत खूबसूरत लोग देखे हैं दुनिया में, औरतें भी ऑफ कोर्स। अच्छा कभी ये हुआ है कि एक होता है ना क्रेजी कोई फैन, लाइक मतलब जिस इस हद तक कि आप कहीं यार भाई ये तो कमाल ही हो गया? अच्छा मैं ना थोड़ा सा रिजर्व्ड आदमी था, अभी भी हूँ, मेरे शोबिज़ में भी आप गोज़ विदाउट सेइंग, हर एक को पता है। हाँ जी। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपोजर था ना, वो जो मेरी इनपुट आ रही थी, वो उससे मुझे मेरा ख्याल है एनरिचमेंट हुई है पर्सनैलिटी की। आप जो कह रहे हैं बार बार पॉइंट आउट करो, वो मुझे आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू दैट पॉइंट, बट तुसी दे नहीं रहे। अच्छा, एक ज़माने में आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, जब मैं छोटा था, अच्छा कॉलेज में था, तो वो एक एक्ट्रेस होती थी ब्रुक शील्ड्स। हाँ, वो मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैंने ज़िंदगी में ना, वो ऐसी बेवकूफ़ी होती है उस ज़माने में, तो मैंने 3-4 लोगों के ना वो लगाए हुए थे अपने कमरे में पोस्टर्स। ठीक। तो एक इसका भी था, बाकी जो 2-3 लोग थे वो फिर आपको बड़ा अजीब लगेगा वो, लेकिन उनमें से एक इमरान खान भी थे। वाह कमाल है। और एक जो थे सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, वो जो रॉकी रैम्बो, वो हर बंदे का स्टार था। और एक अमिताभ बच्चन थे। जबरदस्त तो मानेंगे ना। तो मुझे एक्चुअली जिस तरह को बता रहा हूँ कि मुझे अच्छे लगते थे लोग। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब से पॉलिटिक्स में आए ना, या जब तक पॉलिटिकल ज़ेन बना है, तो मैंने लोगों को और तरह देखना शुरू कर दिया। सही। तो अब वो सिर्फ ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैंने आपको कहा ना, इंसानों में बहुत सी जेतें होती हैं। ठीक। तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काइंड कितने हैं, जिस तरह इन्होंने कहा। बिल्कुल, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको काइंड होना चाहिए ना। हाँ नहीं, काइंड होना, यू आर राइट। अब भी बहुत कुछ रह गया है जो कि पूछना बाकी है, कुछ अभी भी चुलबुले सवाल मेरे जहन में है। ईद का मौका है, एक लाइट हार्टेड गुफ्तगू हो रही है, और ये गुफ्तगू जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। आप गोश्त ज़रूर खाइए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये गुफ्तगू हो रही है, महफिल सजी हुई है, खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बंदा होवे फास्ट बॉलर और फिर 1 स्टार जाए, फिर एन जनाब आनियाँ जानियाँ भी हों, और मैं ज़रा शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं पूछूंगा, वो तो खैर ज़्यादा ख़तरनाक होगा आपके लिए। कितनी दफ़ा मतलब आपने कहा यू आर एन ऑ ऑफ समबडीज़ ब्यूटी, और कि यार कमाल ही है भाई, इतना ना सोचो। ऐसे नहीं, ऐसे गुजरा है टाइम, इसमें कोई वो नहीं है। टाइम गुजरा है ऐसा, और बड़े बड़े खूबसूरत लोग देखे हैं, मर्द भी और औरतें भी, और ऑब्वियसली यू डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। ठीक।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को डिनाई करें, लेकिन ऑब्वियसली एज अ रिप्रेजेंटेटर यू मतलब आपको एक अपना करना पड़ता है, तो यू नो यू आर एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान व्हेन यू गो आउट ऑफ द कंट्री और इवन इन पाकिस्तान, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट कि यार ये चीज़ों का ख्याल रखना है। वो अब जो दूसरी तरफ आपने शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस पूछा, तो वो ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी बीवी आपके पीछे नहीं चलनी चाहिए। बीवी को या आपके साथ चलना चाहिए या आपको बीवी के पीछे चलना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये मैं आपको बता दूं। और उसकी वजह ये है कि मैं आपको वाकया शेयर कर दूं। वैसे हाथ खड़ा करके कह रहे मैं अपनी बेगम से वैसे पीछे चल रहा हूं। मैं आपको शेयर कर देता हूं। मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे था लंदन में, तो मैं थोड़ा तेज़ वॉक करता हूँ, वाइफ मेरी थोड़ा स्लो चलती है, तो मेरा बचपन का दोस्त भी साथ था, तो हम लोग वॉक पे स्ट्रीट कर रहे थे, तो मैं थोड़ा आगे था, वाइफ मेरी पीछे उससे बात कर रही थी दोस्त से मेरे साथ, तो मैं आगे था, तो अक्रॉस द रोड ना 2 खातून आ गई। ओके। अब वो जब आई ना, तो मैं एकदम मेरी ऐसे नज़र पड़ी ना, तो मैंने ऐसे करके देखा ना, तो एकदम मुझे पीछे से ना चुपेड़ पड़ी, इधर मैं ऐसे करके ऐसे, मैं क्या हुआ है, कह रही बस कर दो देखना। ओए होए होए होए, नहीं कहते और कभी निगाहें आपके पीछे थी। मतलब मैंने इसलिए कहा कि कभी भी वाइफ आपके पीछे नहीं चलनी चाहिए, आपको पीछे हो। अच्छा, मैं मुझे पीछे हो रही लॉजिक समझ रही। अच्छा, मैंने तो कहा इसके आप उसकी अजमत में चले गए। मैं वो अजमत में चले गए। अरे अजमत नहीं है, इसमें होशियारी ज्यादा है, चौकीदारी ज्यादा है कि आप इसमें दुनियादारी भी ज्यादा है, चौकीदारी भी है कि आप सर्वेलेंस में रहने से बेहतर है कि आप खातून खाना आगे रहो और बाबरे आज साहब पीछे आंखें ठंडी कर रहे हो। और नहीं, और मजेदार बात है, जब उन्होंने देखा वो भी हंस रही थी। मैं यार ये तो बड़ा अच्छा, वैसे देखें कि वैसे तो खवातीन के क्लोज सर्किट कैमरेज बड़े मशहूर होते हैं। अच्छा, वो नोटिस कर लेती हैं, है ना, उन्हें कोई भी गैर मामूली बात पता नहीं कैसे पता चल जाती है ना, इंट्यूशन होती है। आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आपकी चाल में कोई पता नहीं लग्जिश आ जाती है, क्या होता है, कैसे पता लग जाता है। आप उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज है। मैंने कहा आप फोन यूज कर रहे हो, आप स्माइल करें, वो पूछ लेती हैं कौन है। हाँ, ये भी है। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक, ये बिल्कुल तो आपके साथ तो अक्सर होता होगा। मेरे साथ बहुत हुआ, मैं तो बस इजी स्कूल, नो चिल्ड लाइफ, नो प्रॉब्लम। मैं ऑफ द एयर आपसे एक वाकया शेयर करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि बहुत एक वो जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इजी कनेक्टिविटी है। हाँ नहीं ठीक है ना, मतलब बंदा बीवियों की जो सिक्स सेंस है ना, हाँ जी, वो बहुत स्ट्रांग है। सर सिक्स सेंस तो आम लोगों में होती है ना, बीवियां तो एक और ही वो सेवन सेंस होती है। सेवन सेंस होती है कि वो फौरन उन्हें पता चल जाता है। हाँ, आपको कभी वैसे भाभी ने कहा है तुसी फलानी दा इंटरव्यू करन गए थे, एक पूछने की लोड़ सी? कहा है, बहुत कहा। तो फिर अगू जनाब ने की किया? मैं क्या भाई, ये प्रोफेशनल काम है इसमें तो। और फिर भाभी ने कहा अच्छा ठीक नहीं, उसने कहा नहीं है भाई तुसी मनु लोग फोन कर देने कि सोहेल भाई की कर देने, उसकी सहेलियां उन्हें फोन कर देंदियां ये क्या सवाल कर दिया, उधर बेडरूम में क्यों चले गए, बाथरूम में क्यों चले गए। वो हुआ ये कि जब मैंने ना ये एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू करने थे ना, तो मेरा ख्याल था कि मुझे नहीं करने चाहिए। अच्छा ओके, नहीं हाइंडसाइट में ख्याल है या पहले? नहीं, बाकायदा मैंने इनकार कर दिया जब आपको कहा गया, जब मुझे कहा गया अदारे की तरफ से। ठीक है, तो मुझे हमारे बॉस का फोन आया। अच्छा, उसने कहा भाई क्या मसला है? मैंने कहा सर ये मैंने कभी एक्टर्स ना फिल्म का मुझे पता ना एक्टरों का पता, मैं तो पॉलिटिकल साइड पे दिल तो कर रहे थे। नहीं नहीं कर रहे। मैं वाकई उस वक्त समझता था कि ये नहीं करने चाहिए, ये को काम नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि एक दिन जियो के साथ के 2 हिस्से कर लेते हैं, एक फिल्मों वाला बंदा रख लेते हैं, एक आपको रख लेते हैं। ठीक। मैंने कहा ये तो मेरी जॉब पे हमला है। तो यूं मैं तैयार हुआ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये आप करेंगे तो आप पे आपकी बीवी भी आप पे एतराज करेगी, आप पॉपुलर भी होंगे, आपको लोग हंसेंगे भी। और वाकई ऐसे हुआ कि ये एक नई फेज थी। जब मैंने एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू किए तो एक नई फेज थी। पहले मैं बूढ़े बूढ़े पॉलिटिशियंस के करता था, तो हमारी रेंज भी जो थी अबव 40 थी व्यूअर की। बिल्कुल। तो ये जब करने शुरू किए तो जनाब
यंगस्टर भी आ गए। नहीं वैसे भी जो वड़ाइच साहब ने डिस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले हुस्न की है एंड हाउ डज वन फील कैप्टिवेटेड, वो तो फिर कमाल ही है डिस्क्रिप्शन। ये आप देखें इतनी सैर हासिल गुफ्तगू आपको ईद पे कहाँ से मिलेगी, वो सिर्फ यहीं से मिलेगी। तो ये गुफ्तगू अभी जारी है, अभी बहुत सी बातें हैं। अभी देखिए मैं कोशिश करूँगा कि वहाब रियाज साहब जो हमें ब्रेक में बताएंगे, पता नहीं मैं वो बता सकता हूँ या नहीं, लेकिन वो सारी बातें इन कॉन्फिडेंस बताएंगे। लेकिन और बहुत कुछ है उनसे पूछने के लिए, और जवाद साहब को मैंने बड़ा कोशिश किया घेरने की, मैं अब तक तो मैं नहीं उसमें कामयाब हो सका, लेकिन शायद मैं ब्रेक के बाद हो जाऊं। एक ब्रेक शामिल करते रहिए, वापस आते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैं दोबारा आपको कहूँगा ईद मुबारक। बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने कोशिश की है बहुत से सवालात करने की, और अभी मैं मज़ीद करूँगा, और बहुत कुछ है जो कि इन तमाम मेहमानों के बारे में आप भी जानना चाहेंगे। नीलम साहिबा, ज़रा वैसे तो आप संजीदा माशाल्लाह आप किताबें लिखती हैं, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि ज़रा ईद का मौका है तो मैं चाहूँगा कि आप कोई थोड़ी सी हमें शायरी भी बताइए, सुनाइए, मज़ाहिया शायरी भी हो, ज़रा लोग थोड़े से एंटरटेन हो जाते हैं, ज़रा थोड़ा लाइट हार्टेड भी हो जाती है मामला। बड़ा ज़रूरी है जी हंसना। वैसे मैं वाकई बहुत संजीदा लिखती हूँ, लेकिन मज़ाहिया शायरी मैंने सिर्फ दोस्तों की ऐसी तफन्नुन तबाह के लिए शुरू की थी, तो वो इतनी पॉपुलर हुई तो सबने कहा कि तुम और किया करो। तो मैंने कुछ नज़में लिखी होती हैं जो मैं जगह जगह सुना के, मुझे अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। तो ये बहरहाल मेरी नई पंजाबी किताब आई है अभी, नावल मोर बुलेंदा, फर्स्ट नावल पंजाबी में। अच्छा, माशाल्लाह। और पंजाबी से भी मुझे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि मेरे अब्बा को बड़ी मोहब्बत थी। ठीक ठीक। और बाकी किताबें तो आपने देख ही ली मेरी। बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको एक नज़म सुनाती हूँ मेरी, जो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन और भी हैं। आपने सुनी होगी वो जो मैंने अमन पे लिखी थी, गवांडने गवांडने, जो बुशरा और अस्मा ने। अगर आप कहते हैं तो पहले वो सुना देते हैं। पहले वो सुना चलें, क्योंकि मैं सच्ची बात है बिलीव करती हूँ कि अमन के बगैर इस मुल्क में या किसी दुनिया के खिते में प्रोग्रेस मुमकिन ही नहीं है। हाँ। तो अमन बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये नज़म कुछ साल पहले लिखी थी। और ये सच कहने की बात है कि हिंदुस्तान ने इसको बहुत अच्छी तरह किया एक्सेप्ट, और हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली तीनों बहनों को। 2 बहनों ने काम किया था, मैंने ये लिखी थी, तो मैं आपको ये सुना देती हूँ। गवंड ने गल सुन कन ला के गल सुन, गल की ये दस नी, बोल कुछ हस नी, क्यों कल पानी है गवंड ने जनानी है, कहंदे ने कोई रौला है काल जावी डोला है, हासा है मखौला है मदारियां दा टोला है, छड़नी होर गल कड्डनी, कंध पार सोचनी है कैसा तेरा घर है, मैं भी यहो सोचनी है तेरा कैसा घर है, इक्को जे वेड़े ते इक्को आसमान है, लगदा है इंज साडा एहो ही जहान है। टीवी वाले कहंदे ने कि तू मेरी वैरी है, मैं भी एहो सुनिया है कि तू बड़ी जहरी है, गवंड ने अज की पकाई है, साग चढ़ाई है कि दाल पकाई है, जो भी कुछ पके आए कंध तो वटा लईए, इक्को साडी धरती ते इक्को आसमान है, तेरा हिंदुस्तान है ते मेरा पाकिस्तान है, रोटी पानी बिजली दा बड़ा जंजाल है, भुखा तेरा बाल है ते भुखा मेरा बाल है। बहुत खूब, बहुत खूब। वड़ाइच साहब, एक बात जो कि नेचुरली मैं चाहूँगा आप तो लोगों को बताएं, ये बेशुमार सियासतदानों से आप मिले, कोई ऐसा सियासतदान ऐसे है जिसको इंटरव्यू करने के बाद, मिलने के बाद आपको बार बार ये लगा कि नहीं ये एक नशिस्त काफ़ी नहीं है, बेशुमार और बातें हो सकती? मेरा ख्याल है कि वली खान साहब जो थे ना, उनसे मुझे मिल के लगा कि ये बहुत कम एक्सपोज हुए हैं और इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ही वॉज ए विजनरी मैन। अच्छा। उसकी बातें सुनने वाली थी। मैं तो 2 दफ़ा उनसे मिला हूँ, 3 दफ़ा। तो बहुत मुझे अफसोस हुआ कि इस बंदे को मौका नहीं मिला। अगर ये इसको मौका मिलता तो पाकिस्तान का नक्शा और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान का विजन बदल जाता। उसने इंडिया से, अफ़गानिस्तान से दोस्ती करनी थी, उसने नॉन अलाइंड मूवमेंट में जाना था, शायद पाकिस्तान की डायरेक्शन ही बदल जाती। तो लेकिन अफसोस ये है कि भुट्टो के बाद वली खान को अगर मौका मिलता तो शायद ये पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। काश पाकिस्तान में मार्शल लॉज ना आते। तो ये मुझे बहुत हमेशा सोच आती है वली खान से मिलकर। तो आज भी आप समझते हैं कि वो ही वाज अ विजनरी मैन, विजनरी बट अंडर डिस्कवर्ड। बहुत ही हमने असल में अपने तासुब में, अब नफरत में, पंजाब में चूंकि हम प्रोपेगेंडे का शिकार थे, तो हमने उसको कभी उसकी सही वैल्यू से परखा ही नहीं। अच्छा, एज अ स्पोर्ट्समैन आपने नेचुरली, आप करियर में एक आता है, स्टेज आती है जब आप पीक करते हैं,
जब पहली दफ़ा आपको हुआ और जब आपने परफॉर्मेंस दी, जारी बात है, और व्हेन वहाब रियाज इमर्ज्ड एज वहाब रियाज, तो वो फीलिंग क्या होती है कि जब आपको ना फ्रॉम नोबडी टू समबडी वाली, कि एक दिन तुसी कुछ भी नहीं होता, यू आर जस्ट अ बेंच स्ट्रेंथ, आप बैठे हुए होते हैं, यू नो एट मैक्स आप वो तौलिया रखा होता है या किसी मदद कर रहे होते हैं, एट इन वन मैच यू बिकम अ स्टार, तो वो क्या फीलिंग होती है? बंदा मतलब एक डिसबिलीफ होता है या क्या होता है? डिसबिलीव नहीं होता। अच्छा, बेसिकली ये आई बिलीव के ये कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने ऐसा आपके लिए लिखा होता है कि टू बी अ स्टार, क्योंकि खेलने वाले बड़े होते हैं और उनमें से जो स्टार्स हैं जिनको आप काउंट करते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब जब भी आप देखते हैं, जब हम क्रिकेट देखते थे, मैं ख़ुद उन लोगों में से हूँ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाहर अपने वसीम अकरम, वकार यूनस, शाहिद आफरीदी वगैरह इनके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए लाइन में लगते थे, खड़े होते। और उसके बाद फिर देखना, उसके बाद जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू की और जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम में आया तो आई फेल्ट लाइक कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मतलब लोग मुझे पूछ ही नहीं रहे मैं पाकिस्तान टीम में आया हूँ, और कोई जाता है शुएब अख्तर के पास, कोई जाता है शाहिद आफरीदी के पास, कोई जाता है शुएब मलिक के पास, आई एम नो बडी। और वो मुझे फील होती है यार कि कोई अल्लाह ताला कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस करवाए जिससे यू सडनली यू बिकम अ स्टार और पीपल की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा हो जाए। सो वो मौका मिलने की बात होती है और फिर वो मौके पे डिलीवर करने की बात होती है। सो वंस यू डिलीवर देन यू गेट दैट स्टारडम कि यार ये तो ही समबडी, पीपल स्टार्ट टू नोटिफाई यू कि यार ये नोटिस करते हैं। आपके अंदर मौका कौन सा था लाइक जब आपको लगा कि यार आई थिंक लाइफ चेंजिंग था कि 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जब शुएब भाई जो थे वो ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड पे थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और इंडिया से हमारा मोहाली में सेमीफाइनल था 2011 के वर्ल्ड कप का। उधर आई थिंक लाइफ चेंजिंग स्पेल था वो मेरा, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में शोर था, आई वॉज न्यू टू द टीम, और अभी मतलब वो क्या कहते हैं कि आप अपने पाँव जमा रहे होते हैं। हाँ। और शुएब अख्तर जैसा बॉलर तो सारी दुनिया को ही पता था कि वो शुएब अख्तर है, और उस टाइम पे उनको वो मैच नहीं खिलाना और मेरे पे वो ट्रस्ट करना और फिर मेरा वहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में 5 आउट करना, डिलीवर करना, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग फॉर मी। और अरे जब पहली विकेट ली उस मैच में तो उसके बाद ये था, वो होता है ना कि यार एक होता है नहीं और ऑन द बॉल और एक के बाद एक, तो वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जब ये हो रहा था तो मतलब मुझे पहले 2-3-4 मैच नहीं खिलाए गए, उसके बाद मुझे खिलाया तो 2 मैच अच्छे थे, एक बुरा हो गया, और फिर जब सेमीफाइनल आया तो बहुत ज़्यादा बस क्रिएट हो गई। तो उन्होंने, जब मैं गया ग्राउंड में खेलने तो शुएब भाई नहीं खेले, तो उन्होंने आके एक तो मुझे बड़ा उन्होंने किया कि यार कोई बात नहीं, तुम खेलो या मैं खेलूँ, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जब शुरू किया तो मैं इंडिया में पहली दफ़ा खेल रहा था और इतनी बस थी कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शोर ही शोर था। मैंने उस जैसा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं देखा, मैंने कि अपने भी ग्राउंड में मैंने उस तरीके की पार्टिसिपेशन नहीं देखी, जो हॉस्टिलिटी भी एक फील होती है वेरी वेरी मच। तो हमारी बॉलिंग आ गई, उन्होंने शुरू किया, मैं, रज़ाक भाई और गुली भाई 3 बॉलर थे। उन्होंने पहले ओवर में गुली भाई को 5 चौके मार 5 चौके मार दिए, उधर से रज़ाक भाई को मारा, फिर गुली भाई को मार पड़ी। अब लोग इतना ज़्यादा वो शाउट कर रहे हैं और चीयर कर रहे हैं और मेरे दिल में चल रहा है शुएब अख्तर बाहर बैठा है, मेरा पिछला मैच अच्छा नहीं गुजरा, हाँ। मेरा आज ये सेमीफाइनल है। वो इवेंचुअली जब आया ना तो लोगों ने जब शोर मचाया, मुझे भी लोगों ने थोड़ा सा वो स्लेजिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया, हाँ जी ऐसे करके। तो मैं अपनी नर्व्स कंट्रोल कर रहा था, तो इतनी देर में बॉलिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे मिसबा भाई कहते हैं यार इसको बाउंसर ज़रूर मारी। अच्छा, कौन था ऑन द अदर एंड? सहवाग। अच्छा, अभी तक दोनों ने बाउंसर नहीं किया, इन्हें बाउंसर ज़रूर करी। और अब सहवाग और गंभीर खेल रहे थे, हम लोग आई थिंक देवर पहले 4-5 ओवरों में देवर 50+ वनडे में। अच्छा। तो अब मैं जब बॉलिंग करना है, मैंने सोचा यार अगर उमर गुल जैसे बॉलर को, बिकॉज ही वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान हैव प्रोड्यूस्ड, मैंने कहा अगर इनको मार पड़ेगी, मुझे भी पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो मैंने डाउन साइड पहले सोच लिया कि क्या होगा, लोग यही कह सकते हैं। खैर वो मैंने शुरू किया तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू कि ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा, कि मैं आया, मैंने 2 बॉल किए, वो आया, एकदम बॉल पड़ा, वो अंदर आया, सहवाग आउट हो गया, कोहली आया, वो आउट हो गया। युवराज के लिए मैं पहले से कह रहा था, लेफ्ट हैंडर है, यॉर्कर अच्छा लगता है मेरा उसको, कि अगर इसने मेरा पहला बॉल खेला तो मैं यॉर्कर मारूंगा तो मैं उसको आउट कर लूँगा। तो ऐसे लगा था कि अल्लाह ताला ने ना हर एक चीज़ को बड़ा स्क्रिप्टेड रखा हुआ था। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछे, मुझे नहीं पता था कि मैं उस दिन क्या करूँ, बट इट वॉज सो मच स्क्रिप्टेड कि वो इवेंचुअली जो है ना एकदम परफॉर्म करना शुरू किया और फिर एकदम वो जो थी ना वो बज़ क्रिएट हो गई कि यार ये जो है कि भाई बंदा है। एक बात कि आपका ये इंप्रेशन ठीक है कि you're an angry young man in the field का मतलब एग्रेशन होता है, ट्रू है,
एक तो ऐसी PSL में हमने देखा था ना, वो तो जो फ्रेंच आपने बोली थी वो तो हम उसकी ये थी कि अहमद जो था वो ड्रॉप हो गया था एशिया कप के लिए, वो ड्रॉप हो गया था और शायद भाई क्योंकि उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, वो परफॉर्म नहीं करा था तो इवेंचुअली खुरम को आना पड़ गया। अब अहमद और उनकी टसल थी, अहमद मेरे साथ बहुत अच्छा था ग्राउंड में, मतलब वैसे भी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो मैच शुरू हुआ, मैं आया, उसने मुझे पहली बॉल पे छिक्का मार दिया, मैं लीडिंग बॉलर था वो पेशावर ज़ल्मी का। मैंने कहा यार ये तो बदतमीज़ी है और शाहजहां ग्राउंड भी छोटा। खैर उसने छिक्का मार के थोड़ा सा वो एटीट्यूड दिखाया। मैंने उधर राउंड द विकेट जाके जब उसे बॉल किया स्लो वन, वो बोल्ड हो गया, मिस कर गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं स्लो करूँगा, उसको कहा था कि बाउंसर करूँगा। तो मैंने अपने एग्रेशन में ऐसे ही ना उसको कहा कि यस, तो उसने ना ऐसे बैट आगे मेरे करके ना, वो स्क्रीन पे नहीं, उसने ऐसे बैट मेरे आगे करके ना ये पिन पॉइंटेड और उसने ना मुझे कुछ कहा। तो आई वाज लाइक अच्छा। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं फिर उसके बाद था तो वो फिर खैर बीच में पड़ गए सारे और फिर वो हो गया। तो गुस्सा मुझे आता काफ़ी है और स्पेसिफिकली जब मार पड़ी हो तो बहुत ही गुस्सा आता है। फिर तो समझ भी नहीं आती है टाइम से कर क्या रहा हूँ वो और मार खाई जाता हूँ। तो फास्ट बॉलर के लिए ठीक है कि गुस्सा और आ जाना होता ही गुस्सीले हैं। हाँ वैसे ये तो है शॉर्ट टेम्पर। हमारे इसमें ना लैंग्वेज में कहते हैं कि जो जितने भी फास्ट बॉलर है ना वो इंसान नहीं होते क्योंकि ये किसी लॉजिकली जो है ना वो फास्ट बॉलिंग बहुत मुश्किल है, साइंटिफिकली कहते हैं। तो वो कहते हैं कि these are not normal people। लेकिन ये है कि वो off the ground plus it's a kind of sport जिसके अंदर है ही aggression। हाँ जी, you have to aggression तो pumped in होती है, ज़रूरी है सर, वरना बहुत आजकल आप देखते नहीं बैट्समैन स्कोर ही बहुत कर देते। यही बात जब आदमी एज ए पर्सनैलिटी, आप जारी बात है जब आपने सिंगिंग भी करते थे अल्लाह ताला ने इज्जत भी बड़ी दी, बट वंस यू ट्रांसफॉर्म, आप अपने आप को रेट करते हैं एग्रेसिव हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं यार आई हैव दैट कंपोजर नाउ, अब मैं चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ? आपने कभी कहा ना कि जब आपने लोगों को से इंटरेक्ट करना शुरू किया या जब आप पॉलिटिक्स के अंदर आए दैट बिकेम डिफरेंट फॉर यू, पर आपको लगता है कि अब आप सुनते हैं बात, आर्गूमेंट सुन लेते हैं, तनकीद भी बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं असल में लकी हूँ, मैं तो ये समझता हूँ। बाकी ये जो भी बात की ना आपने, तो मैं बड़ा महसूस हो रहा था कि इन्होंने कहा कि वो स्क्रिप्टेड है, तो ऊपर से हैं भी फास्ट बॉलर, ऊपर से सियासत में आ गए हैं। मैंने कहा नया इमरान खान तैयार हो रहा है क्योंकि वो भी ये कहते हैं जी वो वर्ल्ड कप जो था ना मेरा वो स्क्रिप्टेड था। एग्रेसिव जो था ना, अच्छा वो मेरा ख्याल हर कोई होता है। मैं बहुत ज़्यादा था एक ज़माने में, बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ राइट के लड़ता था, मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करता था तो मैं लड़ता था। अच्छा मुझे कोई गाली, अच्छा मुझे कोई गाली निकालता था तो मैं सुनता नहीं था, मैं किसी को नहीं निकालता था। मेरे पूरे करियर में कोई नहीं आपको बताएगा कि मैंने किसी को गाली निकाली। इमरान खान की वजह से जिस किस्म की बदलिहाजी की गई है मेरे साथ भी और लोगों के साथ भी, और ये खास तौर पर इमरान सोशल मीडिया का कभी कोई ऐसा नहीं, ये सोशल मीडिया पे और बाकायदा ये इनके बाकायदा सेट किए जाते थे कि इन लोगों को आपने छोड़ना नहीं। अभी आपने हामिद मीर का कॉलम पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि बाकायदा मेरे पीछे लोग लगा दिए जाते थे, मैं तो उसका गवाह हूँ। देखिए मुनीब, मुझे ज़िंदगी में मैंने कोई नेगेटिव बात जो भी की है ना एग्रेसिव इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें सबसे बड़ा आंसर ये है, देखिए मैं गाली नहीं सुन सकता। और खासतौर पे जब आप किसी की माँ बहन को गाली निकालते हैं, नहीं, वो तो बहुत, आप उसको कहे ना कुछ जो बंदा है उसके ऊपर बात करें या क्रिटिसिज्म करें, या आप उसको ना जानवर से तशबीह देते हैं, जानवर से, या आप उसको उसके जिनसी अल्फाज बोल के उसको तज़लील करते हैं। इस मुल्क के अंदर बदलिहाजी का जो कल्चर है ना जी, पहले था, लोग कहते हैं जी मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी करते थे आपस में, वो थोड़ा बहुत इतने थोड़े से लेवल पे कभी हुआ होगा। ये जो बाकायदा प्रोपेगेंडा मशीनरी आई है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें फिर बंदे को गुस्सा चढ़ता है, अभी भी चढ़ता है। मैं सच बताऊं, मैं जब अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे, मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं बर्दाश्त, मेरे तो जो है ना वो खून खोलना शुरू हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि यार इस आदमी को ख्याल करना चाहिए था, साबिक वज़ीर आज़म को, कि आपने अपने इमेज के लिए इस कौम के नौजवानों का, जो कि पहले ही बेचारे इस मुल्क के अंदर घुटन ज़्यादा माहौल में रह रहे थे, आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, ये आपको लगता है कि हम बहैसियत कौम हम बड़े अनफॉरगिविंग हो गए हैं और हमारे बड़े उस हिसाब से रूड हो गए हैं? अच्छा, मुझे लगा है कि जैसे हर एक को अपनी पड़ी हुई, दूसरों का नहीं इतना सोचना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया की बात है, क्योंकि मेरी तो फैमिली में बहुत से लोग हैं उसमें, वो लोग कुछ नहीं बोलती ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब उनको कोई कुछ कहता है ना। इतनी अजीब बातें करते हैं, मतलब ये
जजमेंटल बड़े हो गए हैं लोग। अच्छा, एक तो आप औरत हैं, ठीक है, औरतें काम करें जो भी है, अगर उनकी उम्र भी ज़्यादा है तो क्या सबने बुढ़े नहीं होना हर एक की? तो एक नेचुरल प्रोसेस मतलब ये है कि लोगों की विजन बड़े छोटे हैं। अब थोड़ा वसी होकर सोचें ना ज़हन में। और आर्टिस्ट और या परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोगों को तो वैसे ही थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। तो ये आपको खुश करते हैं, एंटरटेन करते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, तफरी देते हैं। तो सच बात तो ये कि हमारे मुल्क में इसको इतनी क्योंकि इज़्ज़त नहीं दी गई, शोबिज़ को या परफॉर्मिंग आर्ट्स को या क्रिएटिव आर्ट्स को, इवन अदब को, तो इसकी इज़्ज़त नहीं पैदा हो सकी ना, जो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अदब, आर्ट, फ़नून लतीफ़ा, कल्चर, ग्रूमिंग ये बड़े ज़रूरी हैं। वरना तो हम जाहिल के जाहिल बिल्कुल बंदर के बंदर बन गए सारे। ये एक फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट। बड़ा अच्छा ये चीज़ है क्योंकि अभी जिस तरह जवाद साहब ने कहा, सोशल मीडिया ऑब्वियसली वो न्यू फिनोमेना, आज से 20-25 साल पहले तो ये नहीं था। बट बिकॉज आप अलाउ मी टू से कि आप सहाफ़त से जुड़े हुए हैं और फिर यारी बात है आपका प्रोग्राम, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, बदलिहाजी वाला एलिमेंट। क्या ये दुरुस्त है कि ये पीटीआई की वजह से आया है या इमरान खान साहब की वजह से? बिल्कुल सही है। देखें जी, इख्तलाफ तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। पहले भी था ऐसा, लेकिन पहले फिर भी लोगों की इज्जत की जाती थी कि अच्छा जी इससे इख्तलाफ है लेकिन इसकी इज्जत भी है। अब तो कोई पैमाना ही नहीं रहा। चाहे आप जितने बड़ी आपकी रिस्पेक्ट है, आपने एक लफ्ज़ खिलाफ कहा तो उसी वक्त आपके खाल ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसी वक्त आपकी बेइज्जती शुरू हो गई, उसी वक्त आप लिफाफा साफ़ी बन गए, उसी वक्त करप्ट बन गए, उसी वक्त जाली आपके खिलाफ स्कैंडल आ जाएंगे। अब फेसबुक पे लोग बैठे हुए हैं, ना इनको कोई परवाह है, ना उनकी कोई सोच है, ना वो देखते हैं कि इसका पास्ट क्या है। इसकी नवाज शरीफ से लड़ाई हुई है, इसकी फलां से लड़ाई हुई है, कुछ देख तो लें कि इसने माजी में क्या किया, सब भूल जाते हैं और उसको अटैक करते हैं फिर, और फिर सारे मिल जाते हैं। तो बड़ा ये अफसोसनाक ट्रेंड है, गालियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो ये तरीका एयरपोर्टों पे देखे ना क्या हो रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है। वहाँ पे लंदन में हो रहा है। ये क्या अल्टीमेटली वेयर विल इट लीड टू? क्या इसका मतलब ये है कि किसी से इख्तलाफ करना जो है उसके बाद उसको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा? क्या हम हिटलर के दौर में है? तो ये सोचना चाहिए ना। लेकिन ये सोच बड़ा अच्छा, कुछ सोच मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं लगता कुछ सोच भी रहा है, क्योंकि नहीं सोच रहा तो फिर उसका नतीजा ये होता है ना, जिस तरह हिटलर का अंजाम हुआ, जो इस तरह के वायलेंस का जो अंजाम होता है फिर वही होगा ना। और उसकी एक मैनिफेस्टेशन हमने देखी, मैनिफेस्टेशन देख लिया आपने। लेकिन फिर भी ये जितने भी लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करते हैं ना, दे आर पेड। सो दिस इज बेसिकली, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों के साथ क्या करें क्या नहीं करें। एक बेसिक एजेंडा है जिसपे अल्टीमेटली तो हेट्रेड डेवलप तो हुई है, इससे कोई फायदा तो नहीं हुआ। वही कह रहा हूँ ना कि एक एजेंडा पे काम करें, और वो एजेंडा ये है कि जी आप ये काम करें और उसके आप पैसे लेते जाएं। अब हमारे इधर बेरोजगारी अगर है तो उसको एलिमेंट को कवर करने के लिए उन्होंने लोग हायर किए हुए। मतलब इतने अगर वो पढ़े लिखे लोग भी हैं जो ये काम करें, तो फिर उनको शर्म तो बिल्कुल आनी चाहिए कि वो किसी को भी नहीं कर रहे। टॉलरेट तो किसी को नहीं है, टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस है। मतलब मेरा अभी अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, मैंने उसकी ट्विटर पे लिखा कि मैं बेटे से नवाजा गया हूँ। सो पीपल स्टार्टेड टू कमेंट ऑन माय बेटा कि जी ये भी ये होगा, ये भी ये फलाना होगा, ये भी ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब somebody who is just come new to the world is being welcomed like this। तो मैं अक्सर जाता हूँ ना, तो मैं जब देखता हूँ ना कि यार अच्छा ये जिसने बात किया है इसका क्या स्टेटस किया, व्हाट इज हिज स्टेटस, तो आप जाके देखेंगे उसके 10 फॉलोवर हैं, उसके 5 फॉलोवर हैं, उसके 250 फॉलोवर हैं। सो दिस इज ऑल अ पेड कैंपेन। अब ये पेड कैंपेन जो है जिन्होंने शुरू कराई है या उन्होंने ये जो काम किया है, तो ये तो उनको खुद समझना चाहिए ना कि यार आपने फ़र्क ही ख़त्म कर दिया कि कोई गलत को गलत ना कहे और कोई सही को सही ना कहे। मतलब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द एंड ऑफ द डे कि जी किसी ने हमें सवाल पूछा तो वो सवाल क्यों पूछा, हमारी मर्जी से नहीं पूछा। अगर पूछ रहा तो हमारी मर्जी से सवाल करें, तो देयर इज नो डिफरेंस। तो मेरा ख्याल है कि उसका जो अब रिजल्ट आ रहा है दैट इज वेरी मच आई थिंक परफेक्ट है। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लेता हूँ। ज़रा हमने सीरियस गुफ्तगू भी कर ली, थोड़ी सी जहन को तकलीफ़ भी दी कि इसके अंदर ज़रा थोड़ी सी आज गुफ्तगू ऐसी भी जो कि शायद फ़िक्र अंगेज़ भी है इस हवाले से कि जहाँ हमने गलत किया है महसूल कौम, और जो पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारे साथ हुआ है बहसीत एक कौम, उसके हवाले से भी बात हुई है। लेकिन अभी कुछ दिलचस्प सवालात बाकी हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात होगी। हमारे साथ ही
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आखिरी हिस्सा है, आप सबको दोबारा ईद मुबारक कहूँगा। और इस आखिरी हिस्से के अंदर हम पहले जो थोड़ी सी शकील गुफ्तगू हमने कर ली वो ज़रूरी थी, तो ज़रा हम आखिरी हिस्से को कोशिश करेंगे ज़रा लाइट हार्टेड रखें। नीलम साहिबा ज़रा सुना दीजिए वो को पेंशन से मुतल्लिक जो है फिर, ताकि हाँ जी, हम क्योंकि ईद है और खुश होना ज़रूरी है, तो चलें आपको एक मज़ेदार नज़म सुनाती हूँ जो मेरी लोगों को बड़ी पसंद है, तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। पेंशन लेने दफ्तर बूढ़े जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहाँ से लाते हैं। हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वहीं पे वो जालिम हमसे आ टकराया। गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी वैसे मोटी थी। एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, अच्छा। दिल में सोचा ये था जिस पे मरते गए। चेहरे पे हम दोनों के ही झुर्रियाँ थीं, देख के चलती दिल पे 100 छुरियाँ थीं। पेट बड़ा था ढीली थी उसकी पतलून, हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून। मैंने ही बेचारे को तब छोड़ा था, जाने क्यों एक प्यार भरा दिल तोड़ा था। वैगन में वो मुझसे मिलने आता था, रिटर्न कराया याद से लेकर जाता था। बड़ा फुकरा सी। बच्चों का हाल ही पूछ लिया, एक से एक बोर सवाल ही पूछ लिया। अच्छा। आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई, प्यार भरे दो दिलों से एक सदा आई। पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना, मैंने कहा तुमने भला कैसे पहचाना। कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा, मैंने कहा चल फ्लर्ट ना कर हो दूर खड़ा। दिल पर हमला ही ना कहीं करवा लेना, ब्लड का प्रेशर ही ना कहीं बढ़वा लेना। ख्वाहिशें और जज्बे भी अब बुढ़े थे, कदम कदम पे लगते 100 ठुड्डे थे। वॉकर से फिर लग गया भी आने में बस। अब लगते हैं। वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ। अच्छा। वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ, वो तो सुन था मुझे लिहाजा कुछ ना हुआ। वाह वाह। पैसे लेने लाइन में घंटों खड़े रहे, नैनों में पर नैन हमारे गड़े रहे। वाह। दर्द से मेरा घुटना बिल्कुल खड़क गया, वो समझा मेरा दिल उसे देख के धड़क गया। शुक्रिया। बहुत खूब। ऐसे दोस्तों के लिए मजे की चीजें ऐसी में लिखी। नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने कहा चलें लोग जरा। हाँ नहीं महसूस हो रहे हैं। राज साहब ज़रा, वैसे तो आप बड़ी जानदीदा शख्सियत हैं और आपसे स्ट्रेट टू द पॉइंट सवाल करना और फिर उसका जवाब लेना वो बड़ा मुश्किल काम रहता है। चले आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर है। मैं आपके सामने जर्नलिस्ट के नाम लेता हूँ, rate them from 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest. ठीक है। हामिद मीर। नाउ। सलीम साफ़ी साहब भी 9। अच्छा। आसमा शराजी साहबा। 8 कर लें। अच्छा, अगर थोड़ी जूनियर है। तलत हुसैन साहब 8। ठीक है। शाहजेब खान दादा। 9। कामरान खान साहब 8। ओके। काशिफ अब्बासी साहब 7। अच्छा। नदीम मलिक साहब 7। इफ्तिखार अहमद साहब 8। बड़ा सोच के बोले। अच्छा, मुझे क्या बताएं कि किस सियासतदान से सच निकलवाना बड़ा मुश्किल है? हर वो बंदा जो झूठ बोलता है उससे सच निकलवाना बड़ा मुश्किल। कितना डिप्लोमेटिक है। गुड आंसर। अरे सर मैंने तो सारे तो बड़ा झूठा केड़ा है। कैसे सबसे बड़ा झूठ, मतलब आपको लग रहा हो कि यार ओ भाई खुदा का नाम लो यार। आमतौर पर जो होते हैं ना जी, लोग जो इन्फॉर्मेशन को डील कर रहे होते हैं, अच्छा, वो सच नहीं बोलते। वजारत इत्तलात दिन के पास, वजारत इत्तलात मतलब ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि आपके दोस्त जनाब फवाद चौधरी आज की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब, मतलब ये लोग स्पिन करते हैं। मतलब हम मैंने झूठा नहीं कह सकते, वी कैन कॉल देम स्पिन डॉक्टर्स। ठीक। कोई ऐसा मौका
या इसको ऐसी खातून जिनके साथ अफेयर करने का आपको अब भी लगा कि यार नहीं किया, करना चाहिए था? नहीं, बस यूनिवर्सिटी टाइम्स के याद आते हैं कि सर तुसी हुण अब तारीख ही जना चले जाया करो ना, हुण भी तो माशाल्लाह जनाब नूं। नहीं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप तो फिक्र रहती है कि घर जाके कोई झिड़कियाँ ना खानी पड़े। झिड़कियाँ पड़ती? तो झिड़कियाँ पड़ती हैं। झिड़कियाँ किस बात पे पड़ती हैं? झिड़कियाँ पे कोई अगर नजर इधर उधर हो जाए तो। आपकी भी होती है? अच्छा, मैं समझा था तुम्हारी अच्छा, मतलब झिड़कियाँ आपको पड़ती हैं? बहुत सख्त एहतसाब होता है। सख्त कड़ा एहतसाब? कड़ा एहतसाब। मतलब होता है कभी आप किसी फंक्शन में जाएं तो भाभी कहें बस भी कर जाओ, मतलब कितने देखने लगी हो? नहीं, ये तो अक्सर ही वो कहती रहती है बस कर दे। ये कहती है, वाह 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 वाह। अच्छा बड़ा साहब, मुझे ये बताएं कि अभी कोचा ना कोई ऐसा शौक होता है जो जिंदगी, जारी बात है आपने प्रोफेशनल लाइफ में अब कहते हैं यार ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ होती है? नहीं, मैंने जितने एम्बिशंस थे, जितने शौक थे, सारे पूरे हो गए अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह। किताबें लिखने का शौक था, टीवी पे आने ट्रैवलिंग का शौक था, किताबें अपना टीवी पे आपको मकबूलियत का शौक होता है, अल्लाह पाक ने अता वो दे दिया। लिखने का शौक था, कई किताबें लिखी गई। तो मेरा ख्याल है फैमिली था, घर था, अल्लाह ताला ने सभी ख्वाहिशें पूरी कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो जब पार्टी इज ओवर, तो अब जो शुरू हो रहा है आजकल, ये नई पार्टी है, नई? देखिए मुनीब साहब, अभी ये वाली वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी कंफ्यूज लगती है। अच्छा। कोई वाज़े रास्ता नहीं उसका नज़र आता। एक तरफ तो वो पीटीआई को डिमॉलिश कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में क्या ला रहे हैं इसके बारे में कंफ्यूजन है। अच्छा। ना वो मेरा ख्याल है नून पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी इस्तेकाम नहीं हासिल कर सकी। तो अभी तक तो वाइड है। अच्छा। बहुत बड़ा वाइड है कि जब पीटीआई भी मौजूद रहेगी तो नया अगर कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं देंगे तो किस तरह आगे चलेगा? किसकी पार्टी शुरू हुई है? किसी एक सियासतदान का कहना है, इज हैविंग अ बॉल। मेरा तो ये ख्याल है कि देखिए सबसे अच्छी तो पोजीशन इस वक्त तरीन साहब और अलीम खान साहब की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी उनका वोट बैंक नहीं है, नैरेटिव नहीं है। ठीक, जब तक नैरेटिव और वोट बैंक ना हो आप किस तरह वोट लेंगे? ठीक, सिर्फ इलेक्टेबल से आप जो है वो हुकूमत तक नहीं जा। मतलब ये मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब, इनकी पार्टी भी शुरू में आपको लगता है उनका अभी अच्छा वक्त भी अब नहीं? मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी हर्डल्स हैं। अभी हर्डल्स हैं। मेरा ख्याल है कि इनको फ्री हैंड नहीं दिया जाए। बिलावल भुट्टो सरदारी, मेरा ख्याल है उसके पास भी फ्री हैंड नहीं है। मतलब उनके प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक मेरा ख्याल है कि वो मोस्ट फेवरेट नहीं है। अच्छा, ठीक। अच्छा जवाद भाई, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज की तारीख का बेस्ट सिंगर आप जिसे कहते हैं यार कमाल? जावेद बशीर एक बंदा है। अच्छा, फिर शफकत सलामत अली खान बहुत कमाल है वो। अच्छा, फिर 2-3 ऐसे भी हैं जो हिट हो गए हैं बहुत, जैसे राहत अली खान है, शफकत अमानत अली खान है, फिर सुफियान बख्श गुल्लू साहब अभी तक जिंदा है, कमाल आदमी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। एक मुख्तसर सा वक्फा और ये खूबसूरत लोग और इनकी खूबसूरत बातें हमारे साथ रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको ईद मुबारक कहता हूँ। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, रैपिड फायर है, सबसे ज़्यादा आलसी प्लेयर जिसके साथ आपने काम किया, यार बहुत सुस्त है यार, इन्हों चुको यार, इन्हों को हारिस सोहेल है जी। हारिस सोहेल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सा आपके कोलीग ऐसा था प्लेयर जिसको भूख बहुत लगती है? सारी भूखे नहीं, जो जिनका मतलब जिंदगी ओ यार रोटी किधर है भाई? मैं खुद उनमें से एक। अच्छा, नहीं तो मतलब खाने पीने के शौकीन है ये? नहीं, वो मुझे आपने बताया और माशाल्लाह मुझे तो पता चला आप अपना रेस्टोरेंट भी रन करते हैं। नहीं, मैं नहीं भाई का। चलो भाई थोड़ा ही है ना, ये ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डिस्काउंट कार्ड नहीं लेना। नहीं, आप मोस्ट वेलकम है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अच्छी बात है आप करते हैं। बट होता है ना कि एक यार की फास्ट बॉलर की लिमिटेशन होती है, बड़ी हाई प्रोटीन डाइट खानी है, ये नहीं खाना, ये नहीं। डू यू केयर अबाउट दिस? नॉट नाउ, और पहले भी इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज आप एज अ फास्ट बॉलर आप बड़ी जल्दी उसको जो है ना वो कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग मुश्किल काम है तो उसमें कट ऑफ हो जाता है। लेकिन जितने बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ हो गया, हसनैन हो गया,
फिर क्या कहते हैं इसी तरीके से ये क्या कहते हैं एक और हमारा लड़का नसीम शाह वगैरह, ये हम सारे बड़े खाने खाते, फास्ट बॉलर ठीक ठाक खाना, तगड़ी खुराक, तगड़ी खुराक। ये तो नैंडोज का पूरा एक चिकन खा जाते हैं तो फिर भी भूख लगती है इनको। अच्छा, फिर भी भूख लगती है। कौन है जिसके साथ एज अ प्लेयर खेलना बड़ा मुश्किल है कि यार इसका टेम्परामेंट बड़ा अजीब है कि भाई मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ये भी है, तो वी डोंट गेट अलोंग वेल, या नहीं आपको लगता है आप सब साथ खेल लेते हैं? नहीं, हम सबके साथ ही वो कर लेते हैं, हम लोगों को आदत हो जाती है असल में। शुरू से हम लोगों ने इतना ज़्यादा हर एक के साथ, हर एक तरह के बंदे के साथ खेला होता है कि हमें बड़ा इजी लगता है कि जब किसी को मैनेज करना होता है तो बेस्ट टाइम ये होता है कि उसके साथ खेलना होता है, उससे बात ही ना करो, उससे दूर दूर रहो। किस बैट्समैन को आपको बॉल करते हुए ये लगता है कि यार ये बड़ा ही टफ कैंडिडेट है? आई थिंक AB डिविलियर्स था, विराट कोहली, बाबर, टेक्निकली तीनों बहुत साउंड प्लेयर। किस मौके पे आपने खुद बहसियत वहाब रियाज सबसे ज़्यादा स्लेजिंग की है यार कि मैं ऐसी तैसी हर बॉल के बाद कोई मुंह में कुछ बोल गए? मुझे लगता है कि हर चौके पे हर दफ़ा जब मार पड़ी है, रिकॉर्ड्स बने मार खाने के, तो फिर सबको गालियाँ निकाली। नहीं, उनको जो गलत से अब कोई किसी और जो उर्दू या पंजाबी नहीं समझते और ऑस्ट्रेलियन है, कोई और प्लेयर है, तो उनको आप मतलब क्या? नहीं, हम लड़ किसी के साथ भी चलते हैं, किसी को भी बुरा भला मतलब वर्ड्स जो है स्लेजिंग है वो तो आप करते ही हैं, ये एज ए क्रिकेटर ये तो आप सबको ही पता है। और वो क्योंकि अब एशिया में इतना खेले में तो हर बंदे को पता है, आप गाली निकालें तो वो आगे से आपको दे देता है, गोरा आपको आगे से गाली निकाल देगा। अच्छा, हाँ जी, वो मतलब खेल के उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से वो वापस को आप कुछ कभी ऐसा मोमेंट आया कि क्राउड में अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पे फील्ड कर रहे हैं तो क्राउड में से किसी ने बड़ी कोई रूड बात कर दी और यू फेल्ट लाइक यार मैं इन्हों तो पहले सीधा करा? यार बहुत बार हुआ। ओके, एक दो दफ़ा आपको याद है इंतज़ामुल हक के साथ हुआ था और भी प्लेयर्स उनके साथ हुआ था, गुस्से में आ गए जाते हुए? नहीं, असल में अब क्योंकि उस वक्त के बाद से कोड ऑफ कंडक्ट लगना शुरू हो गया, ठीक। सो आप ग्राउंड में जब होते हैं आप किसी भी स्पेक्टेटर को आप कुछ नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी डोमेन नहीं है। लोग आए, उनका एक अपना विजन है, उनकी एक अपनी सोच है, वो जो कहते हैं उन्हें कहने दें, मतलब यू हैव टू बेयर विद इट। आप हर एक के पास जाके हर एक चीज़ पे वो नहीं कर सकते ना कि यार इसने भी मुझे ये कहा, इसने भी कहा, मैच की बात फाड़ लो। यू हैव टू लेट गो एट टाइम्स, यू हैव टू लेट गो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी, ये बड़ी ख्वाहिश थी हर की मैं आपसे ज़रूर पूछूं, रेट करवाना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग द बेस्ट, बाबर आजम 9, स्टिल नॉट 10, ओके। इफ्तिखार अहमद 7, मोहम्मद आमिर राइट नाउ 8, बट आपको लगता है पहले वो आमिर बहुत स्किलफुल था? बहुत स्किलफुल। वेस्टेड या नहीं? यस, आई थिंक सो। ही इज अंडरवैल्यूड या वेस्टेड? नॉट अंडरवैल्यूड, आई थिंक द पोटेंशियल ही हैज वो किसी के पास नहीं था, किसी के पास यंगस्टर्स में किसी के पास नहीं था वो पोटेंशियल। लाला शाहिद लाला वैसे ही 9, ओके। शाहीन शाह अफरीदी आई विल गिव हिम 8। नसीम शाह 6. You still feel that he needs to work a lot on his skill? A lot. ठीक। मोहम्मद रिजवान 8. सरफराज अहमद सैफी 9. Because he's your friend या वैसे आपको लगता है कि नहीं? He's my friend. He is sharp. He is a good player. सोच उसकी जो है that is very much. He's आपको इसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। So we must value that. You have to value that. हम बड़े अनफॉरगिविंग हो जाते हैं by the way अपने कई दफ़ा एनालिसिस के अंदर। नहीं, सरफराज जो है वो देखें, आई थिंक जिस सर्कमस्टांसेस में जिस टीम के साथ, इट वाज मोस्टली यंग टीम, 3 या 4 सीनियर्स थे, बाकी सारी यंग टीम थी, और उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाना, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड सैफी हिमसेल्फ हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, और मतलब वो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन पाकिस्तान हैव। ठीक, ये मेरी सोच है। वक्त ख़त्म हो गया जी। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने 4 चांद लगाए लोगों को जिनको नहीं पता था, ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जो वड़ायत साहब करते हैं, वो हमने कोशिश की। नीलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जवाद साहब को मैंने बड़ा कोशिश की घेरने की, पता नहीं मैं अभी तक सक्सेसफुल, मुझे लग ही नहीं रहा मैंने कुछ शुक्रिया सका हूँ। बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका। जनाब वहाब रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ नहीं अनाउंस कर सकता कि आपका रेस्टोरेंट कौन सा है, लेकिन ज़रूर जाइएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ट्विटर के ऊपर बता दूंगा कि ज़रूर जाएं। आपको भी बहुत शुक्रिया। और ये तमाम खूबसूरत लोग आज हमारी इस नशिस्त का हिस्सा थे, इन्होंने इस महफिल को 4 चांद लगाए। एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।